हमें लिखना है, पढ़ना है, आगे ही बढ़ना है, खाते हैं हम ये कसम। जो ज्ञान का रास्ता है, शिक्षा का रास्ता है, उसी पे चलेंगे हम। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी डोज पे। जैसा कि आप सबको पता है कि हम ग्रुप 2 सब ग्रुप 2 के लिए क्लासेस स्टार्ट कर चुके हैं। ठीक है, कल की क्लास में हमने सिलेबस और जो हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर था 2018 का, उसके बारे में एक ब्रीफ एनालिसिस करी थी कि कहाँ से कितने क्वेश्चंस आते हैं। और एक जो क्वेश्चन सिलेबस का कॉपी थी वो मैंने आपको आपके टेलीग्राम पे भेज से शेयर कर दिया था। उम्मीद है आप लोगों ने वो सिलेबस एक बार गो थ्रू कर लिया होगा। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इंडियन पॉलिटी, क्योंकि वो पोर्शन अपना ज़्यादा बड़ा है और उस पोर्शन से अपने क्वेश्चंस भी थोड़े ज़्यादा आए हुए थे। और ये थोड़ा ज़्यादा बड़ा है, इसलिए हम इसे अभी आराम से कवर कर लेते हैं, क्योंकि अभी आपका नोटिफिकेशन नहीं आया हुआ है। तो कोई जल्दी नहीं है सिलेबस के पीछे बहुत जल्दी भागने की। ठीक है, अभी आराम से पॉलिटी करते हैं, क्योंकि उससे पॉलिटी पोर्शन से क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे गए थे और ज़्यादा पूछे जाने की संभावना भी है। तो इसलिए हम सबसे पहले इंडियन पॉलिटी को ख़त्म करेंगे। ठीक है, तो आज हम बात कर रहे हैं सीएजी के बारे में। उससे पहले एक और चीज़, अगर आप लोगों ने अभी तक टेलीग्राम की लिंक जो नीचे शेयर की, टेलीग्राम की लिंक नीचे दे दी गई है। ठीक है, आप उस पर जाके ग्रुप पे ऐड हो जाइए, उससे आपको भी इजी हो जाएगा। आपको ये इजी हो जाएगा कि जो भी नोट्स, जो भी क्वेश्चंस मैं शेयर करूँगी वो आपको ईजिली मिल जाएंगे, और मेरे लिए भी ईजी हो जाएगा, क्योंकि एग्ज़ाम टाइम पे हर बच्चा आगे बोलता रहता है कि मैम PDF दे दीजिए, मैम क्वेश्चन पेपर दे दीजिए। तो उस टाइम पे हर एक को देना पॉसिबल नहीं है, इसलिए आप लोग ग्रुप से ऐड हो जाइए। आप लोग के लिए भी ईजी होगा और मेरे लिए भी ईजी होगा। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे सीएजी की। सीएजी क्या होता है? भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। ठीक है, सीएजी में भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक में आपको दो वर्ड्स क्लियरली दिख रहे हैं। पहला वर्ड है नियंत्रक और दूसरा वर्ड है जो आपका वो महालेखा परीक्षक। सबसे पहले इन दोनों को देखते हैं कि ये क्या होता है। नियंत्रक का मतलब होता है निगरानी करने वाला। ठीक है, और महालेखा परीक्षक का अर्थ होता है एक तरीके से ऑडिट करने वाला। ठीक है, मतलब जांच करने वाला। ठीक है, नियंत्रक क्या होता है? ये समस्त जितने भी सरकारी व्यय होते हैं उन पे नियंत्रण रखने का कार्य करता है। ठीक है, और नियंत्रण रखने के साथ साथ वो ये देखता है कि जो भी सरकारी धन है उसका अपव्यय ना हो, मतलब वो कहीं पे भी इधर उधर खर्च ना हो। इस चीज़ की ये निगरानी करता है। ठीक है, और इसकी जांच भी करता है कि जो पैसा जिस चीज़ के लिए दिया गया था वो पैसा वहीं पे लगा है और क्या वो पैसा वास्तविकता में वहीं पे लगा है। इन चीज़ों की ऑडिट करता है। ठीक है, इसका मतलब होता है कि एक तरीके से जितना भी सरकार के पास जो धन होता है उनकी निगरानी करता है और उनकी ऑडिट करता है, मतलब उनकी जांच परख करता है कि सही में ये चीज़ें वहीं पे जा रही हैं या नहीं जा रही हैं। ठीक है, मान लीजिए आप सरकार हैं, आपके पास 1000 रुपये हैं, आपने 10 रुपये यहाँ खर्च किए, 50 रुपये वहाँ खर्च किए, 100 रुपये यहाँ खर्च किए। तो इन सबको एक बैलेंस शीट में, एक अकाउंट्स में, ये पूरे अकाउंट्स अपना मेंटेन करता है, और बाद में कुछ समितियाँ होती हैं जिनके साथ ये चेक करता है कि सच में जो ये पैसा है वो वहीं पे खर्च हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है, सिर्फ इतनी सी बात है, मतलब सीधी सी बात है। ये वर्ड का आपको मतलब समझ में आ जाए, देन हम आगे इसके बारे में बात करेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें और समझ में आएंगी। ये बेसिक, एक बहुत बेसिक सा चीज़ है। ठीक है, देन अब हम बात करेंगे कि ये आया कहाँ से, इसका अस्तित्व आया कहाँ से ये पद जो है शुरू हुआ, इसकी आवश्यकता क्यों हुई। ठीक है, तो ब्रिटिशर्स के अकाउंट्स में बहुत ज़्यादा धांधली हो रही थी, बहुत ज़्यादा पैसे इधर उधर हो रहे थे। उनको समझ में नहीं आ रहा था कि जो टैक्स हम ले रहे हैं वो किधर जा रहा है और क्या हो रहा है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सीएजी की हिस्ट्री की, हम बात कर रहे हैं। तो 1753 में इंडियन ऑडिट
एवं अकाउंट्स डिपार्टमेंट की स्थापना की जाती है। ठीक है, तो 1753 में सबसे पहले इंडियन ऑडिट एवं अकाउंट्स डिपार्टमेंट की स्थापना की जाती है, पहली चीज। देन हमारा आता है 1858। 1858 में आपको याद होगा इस टाइम पे जो 1857 की क्रांति थी वो हो चुकी थी, और एक एक्ट लाया जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, जिसके थ्रू जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी का पूरा जो कंट्रोल है वो क्राउन के हाथ में चला जाता है। ठीक है, ये चीज़ आपकी हिस्ट्री की है और ये चीज़ आपको मालूम होगी। तो 1858 में क्या होता है, एक महालेखाकार पद की, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा, महालेखाकार पद का सृजन किया जाता है। ठीक है, किसके द्वारा किया जाता है, ये चीज भी आपके पूछे जाएगी। तो ये किया जाता है लॉर्ड कैनिंग के द्वारा। ठीक है, दो चीजें आपकी क्लियर हुई। 1753 में इंडियन ऑडिट एवं अकाउंट्स डिपार्टमेंट की स्थापना की जाती है। उसके बाद 1858 में महालेखाकार पद का सृजन किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है, लॉर्ड कैनिंग के द्वारा किया जाता है। दो चीजें हो गई, ये क्वेश्चन आपको पूछा जाता है इसलिए इसको आप याद रखिएगा। ठीक है, 1860 में एडवर्ड ड्रमंड को पहला महालेखाकार नियुक्त किया जाता है। ठीक है, तो ये हमने देखा कि 1753 में इंडियन ऑडिट्स एवं अकाउंट डिपार्टमेंट की स्थापना होती है। फिर 1858 में महालेखाकार पद का सृजन किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है, लॉर्ड कैनिंग के द्वारा किया जाता है। देन 1860 में एडवर्ड ड्रमंड को पहला महालेखाकार नियुक्त किया जाता है। आपका क्वेश्चन क्या होगा, ठीक है, कि पहला जो अपना सीएजी है वो तो कुछ और है, वो उस बाद में हम डिस्कस करेंगे। अगर आपसे ऐसा क्वेश्चन आता है कि पहला महालेखाकार कौन था, ना कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, तो आप ये ऑप्शन टिक करेंगे अगर ये ऑप्शन है तो। ठीक है, तो पहला जो महालेखाकार है, अगर सिर्फ एक वर्ड आता है महालेखाकार, तो आप एडवर्ड ड्रमंड को टिक करेंगे अगर ऑप्शन पे वहां पे वो हैं तो। ठीक है, तो 1860 में एडवर्ड ड्रमंड को पहला महालेखाकार जो है वो नियुक्त कर दिया जाता है। ठीक है, अब उसके बाद आता है भारत सरकार अधिनियम 1919। ठीक है, तो यहां पे क्या होता है, 1919 में महालेखा परीक्षक को मुक्त कर दिया जाता है किससे, सरकारी नियंत्रण से। ठीक है, मतलब जो भी अपना महालेखा परीक्षक होगा वो गवर्नमेंट के अधीन में नहीं होगा, उसे सरकारी नियंत्रण से मुक्त कर दिया जाता है भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा। ठीक है, फिर आता है अपना भारत सरकार अधिनियम 1935। फिर आता है अपना भारत सरकार अधिनियम 1935।
इसमें दो काम होते हैं, ठीक है। पहला, जो हमारा महालेखाकार होता है उसे संघीय न्यायालय के न्यायाधीश के बराबर की पदवी जो है वो दी जाती है, ठीक है। तो इसे संघीय न्यायालय के न्यायाधीश का स्तर और सुरक्षा दे दी जाती है, ठीक है। अभी हम आगे पढ़ेंगे कि इसका निष्कासन किस तरीके से होता है, तो भी हम देखेंगे कि जैसा एससी का जज को हम निष्कासित करते हैं, सेम वही प्रक्रिया है। इसका वेतनमान कितना होता है तो भी हम देखेंगे। तो ये चीज़ कहाँ से आई? ये चीज़ भारत सरकार अधिनियम 1935 से आई, ठीक है। अगर क्वेश्चंस कुछ घुमाता फिराता है तो भी आप लोग ये सारी चीज़ें याद रखिएगा, ठीक है। दूसरा क्या है, मतलब भारत सरकार अधिनियम 1935 में संघीय न्यायालय के न्यायाधीश का स्तर दे दिया जाता है इसको, और सुरक्षा भी दे दी जाती है। मतलब जो संघीय न्यायालय के न्यायाधीश को सुरक्षा, जो चीज़ें उसको मिलेंगी वो सारी सुविधाएं अब सीएजी को भी दी जानी चाहिए, ठीक है, पहली चीज़। और दूसरा क्या होता है कि जो प्रांतीय लेखा परीक्षक की नियुक्ति की जाएगी, ठीक है। अब इस टाइम तक होता क्या है कि जो सीएजी, जो महालेखा परीक्षक होता है उसके पास काम बहुत ज़्यादा आ जाता है, तो प्रांतों में भी महालेखा परीक्षा, जो ये प्रांतीय लेखा परीक्षक होते हैं उनके नियुक्ति की जो है उनके नियुक्ति के लिए प्रावधान किया जाता है, ठीक है। तो इतनी चीज़ें हमने अभी देखी कि 1753 में इंडियन ऑडिट एवं अकाउंट डिपार्टमेंट की स्थापना की जाती है। 1858 में महालेखाकार पद का सृजन किया जाता है। इस पद का सृजन किसके द्वारा किया जाता है? लॉर्ड कैनिंग के द्वारा किया जाता है। 1860 में एडवर्ड ड्रमंड को पहला महालेखाकार नियुक्त कर दिया जाता है, ठीक है। और उसके बाद आता है अपना भारत सरकार अधिनियम 1919। इसमें महालेखा परीक्षक को सरकारी नियंत्रण से मुक्त कर दिया जाता है। तीन चीजें हो गई। चौथा आता है अपना भारत सरकार अधिनियम 1935। इसमें सीएजी जो होता है उसको संघीय न्यायालय के न्यायाधीश के बराबर सुविधाएं, ठीक है, और सुरक्षाएं उस स्तर की दे दी जाती हैं, पहली चीज। और दूसरी चीज क्या होती है कि काम बहुत ज्यादा बढ़ गया था तो प्रांतों में भी एक एक लेखा परीक्षक नियुक्ति करने के प्रावधान आ जाते हैं। इतनी चीजें हमारी क्लियर हो गई। अब हम आगे देखते हैं। इसके बाद आता है 26 जनवरी 1950। हमारा संविधान जो है वो लागू हो जाता है इस दिन, और इस पद को जो है वह नियंत्रक एवं महालेखाकार परीक्षक के नाम से जाना जाता है। मतलब आज़ादी के बाद हम इसे इस नाम से जान रहे हैं, ठीक है। अब 1968 में लेखा बोर्ड की स्थापना की जाती है, ठीक है, जिसमें एक तो अपना सीएजी होता है, प्लस इसके अंडर में काम करने के लिए 3 और सदस्यों को नियुक्त किया जाता है, ठीक है, प्लस 3 सदस्य होते हैं, और ये सदस्य जो है सीएजी के द्वारा ही नियुक्त किए जाते हैं, ठीक है। इसके बारे में हम अगले थोड़ी देर में चर्चा करेंगे कि इनकी योग्यताएं क्या होती हैं, क्या सेवा शर्तें होती हैं, उन सब चीज़ों के बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले आप ये देखिए कि लेखा बोर्ड की स्थापना कब की गई? 1968 में करी जाती है, जिसमें एक सीएजी होता है और 3 सदस्य होते हैं, ठीक है। इतनी चीज़ क्लियर हो गई। आगे देखते हैं। आता है 1971, ठीक है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पूरी हिस्ट्री में। तो 1971 में क्या होता है? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अधिनियम 1971 लाया जाता है, ठीक है। इसमें बहुत सारे चेंजेस होते हैं।
इस एक्ट के द्वारा बहुत सारी ये एक्ट सीएजी में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसके द्वारा बहुत सारी चीज़ें जो है वो डिसाइड होती हैं। इसमें बहुत सारी धाराएं हैं। जब हम अनुच्छेद पढ़ेंगे 148 से लेके बाकी आगे का, तो हम उसमें इसकी धाराएं भी डिस्कस करेंगे कि जो इम्पोर्टेंट है, कि जैसे किसमें ये दिया गया है कि अपना त्यागपत्र जो है वो राष्ट्रपति को देगा, कहाँ पर इसके वेतन, क्योंकि इसका जो वेतनमान है, इसका जो वेतन दिया जाना है वो कहीं पे भी संविधान में कहीं पे भी मेंशन नहीं किया गया है। ये मेंशन किया गया है कहाँ, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अधिनियम 1971 में। तो ये सारी चीज़ें हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले हम एक बार हिस्ट्री देख लेते हैं क्या है, ठीक है। तो इसमें क्या किया जाता है, महानियंत्रक एवं महालेखा परीक्षा अधिनियम 1971 में जो अपना सीएजी होता है, सीएजी की कार्य शक्तियां, ठीक है, और सेवा शर्तों का निर्धारण किया जाता है। सेवा शर्तों का निर्धारण किया जाता है। मतलब अब आप लोग देख रहे होंगे कि ये अधिनियम कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जो 1971 में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अधिनियम 1971 आता है, उसके द्वारा यह निश्चय किया जाता है कि अब सीएजी के कार्य क्या होंगे, उसकी शक्तियाँ क्या होंगी और उसकी सेवा शर्तें कौन कौन सी होंगी, ठीक है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको भी याद रखिएगा कि महालेखा परीक्षा अधिनियम कब आया था, 1971 में, ठीक है। आगे आता है 1976। 1976 में क्या होता है कि जो सीएजी होता है उससे अकाउंटिंग का काम ले लिया जाता है, ठीक है। एक्चुअली उसके पास फिर से वही समस्या आती है कि बहुत ज़्यादा काम हो जाता है। एक आदमी कितना काम करेगा, सीएजी एक अकेला ही होता है, तो एक आदमी कितना काम करेगा। वो अकाउंटिंग भी कर रहा है, ऑडिटिंग भी कर रहा है, मतलब बैलेंस शीट भी बना रहा है, उसकी जांच भी कर रहा है। तो इतना सारा काम उससे बोला जाता है कि भैया तुम इतना सारा काम मत करो, अकाउंटिंग का काम उससे वापस ले लिया जाता है, ठीक है। लेकिन ऑडिटिंग का काम वो अभी भी करता रहता है, ठीक है। अकाउंटिंग नहीं करता अब वो, लेकिन ऑडिटिंग कर रहा है। लेकिन इसमें भी एक चीज़ है, आप लोग ध्यान रखिएगा। एक्चुअली ये सिर्फ चीज़ केंद्र सरकार के लिए लागू होती है। वो केंद्र सरकार, आप लोग कहीं पे नोट कर रहे हैं तो नोट कर लीजिए, ये सिर्फ केंद्र सरकार के लिए ऑडिटिंग का काम करता है, अकाउंटिंग का काम नहीं करता। लेकिन राज्य सरकारों के लिए ये अकाउंटिंग और ऑडिटिंग दोनों का काम करता है, ठीक है। ये चीज़ याद रखिएगा। तो 1976 में सीएजी से अकाउंटिंग का काम वापस ले लिया जाता है और ऑडिटिंग का काम ये जो है वो करता रहता है, ठीक है। ये क्वेश्चन भी याद रखिएगा, शायद जो आपका 18 में पेपर हुआ था ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। तो अभी हम इतना पढ़ते हैं, आगे हम लोग पूरा अनुच्छेद के बारे में डिसाइड देखेंगे, एक एक अनुच्छेद पढ़ेंगे और एक एक चीज़ों को अच्छे से डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू। और हाँ, इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होंगे मैं टेलीग्राम में पोस्ट करूँगी, इतना जितना हम पढ़ चुके हैं। तो आप लोग टेलीग्राम की लिंक ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पे मुझे भी आसानी होगी एक जगह एक चीज़ें डालने की, और आपको भी आसानी होगी, आप जल्दी से वो चीज़ें आपको मिल जाएंगी, ठीक है। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।